हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर आप सभी पढ़ते हैं बीएससी के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की आपकी क्लास है बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए, जिसमें आपकी बुक चल रही है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो जैसे कि आप सभी को पता है, लास्ट टाइम पर हमने इसमें हमारी यूनिट 2 केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन कंप्लीट की है और आज हम इसमें आपके लिए थर्ड यूनिट लेकर आए हैं, जो है आपकी केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड। आपको इसके नेम से ही पता चल गया होगा कि इसमें आप कौन से टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आप न्यूक्लिक एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे, न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करेंगे इसमें। तो चले सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, क्या उसका यूज है और क्यों हम इसके बारे में अब डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा, इतनी छोटी सी चीज तो आपको पता ही होगी, जो आपका न्यूक्लिक एसिड है ये हेरेडिटरी कैरेक्टरिस्टिक कौन से होते हैं? हेरेडिटरी होता है, आनुवांशिक जो होते हैं। हेरेडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रोटीन के बायोसिंथेसिस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड क्या है, इसके दो पार्ट्स में आपको यहाँ से न्यूक्लिक एसिड डिवाइड किया गया है। मैं आपको पूरा यूनिट का जो पूरा सार है वो आपको बता रही हूँ इसमें कि क्या क्या है, इसमें क्या क्या इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो न्यूक्लिक एसिड जो है डीएनए और आरएनए में डिवाइड किया गया है। डीएनए आरएनए आप सभी ने पढ़ा होगा। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। और क्या होता है इसमें? और इसमें जो आपका न्यूक्लिक एसिड है ये किसके थ्रू निकाला गया था, किसने इसको फाइंड किया था, किसने इसका नेम न्यूक्लिक एसिड रखा है, किस तरह से हम इसके क्या है, इसके कुछ पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इसमें डीएनए की स्ट्रक्चर और आरएनए के टाइप्स के बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा थ्योरी लिखेंगे कि आपका न्यूक्लिक एसिड किसके लिए एसेंशियल रोल प्ले करता है और कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और कौन से किस चीजों में पाया जाता है, किन किन चीजों में आपका न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। तो ये सारी चीज अभी मैं यहाँ पे नोट डाउन करूंगी ताकि आपको लिखने में आसानी हो और टाइम भी बच सके। ठीक है, तो अभी यहाँ पे लिख लेते हैं, थोड़ा सा मैजिक करेंगे यहाँ पर। अभी ये देखो हो गया यहाँ से मैजिक। अब देखो इसमें एक छोटी सी चीज लिखी है अभी, जो मैंने आपको बताया कि ये जो न्यूक्लिक एसिड है कहाँ एक एसेंशियल रोल प्ले करता है, किसने इसको खोजा और यहाँ से ये किस किस तरह की रिएक्शन करता है, ये इसके बारे में बताया गया है। छोटा सा चीज है इसमें। ये क्या है, ये इस पैराग्राफ में क्या लिखा है? न्यूक्लिक एसिड प्ले एन एसेंशियल रोल इन द ट्रांसमिशन ऑफ हेरेडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अब इसका मतलब क्या है? हो गई तो ये रामायण सी है, इतनी बड़ी है ये। अब देखो यहाँ से क्या है, न्यूक्लिक एसिड, वही जो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है आपके आनुवांशिक कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं और बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का जो बायोसिंथेसिस होता है एंजाइम्स वगैरह यूज करके जो होता है, उसमें आपका न्यूक्लिक एसिड एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि ये जो आपकी रिएक्शंस होती है विदाउट न्यूक्लिक एसिड नहीं हो सकती। ठीक है, ये तो हो गई इतनी बात। अब आगे देखो, दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड बैक्टीरिया, सेल्स एंड वायरस। यहाँ इसमें ये कहा गया है कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है ना, बड़ी से बड़ी चीज से लेकर छोटी से छोटी चीज के अंदर भी प्रेजेंट होता है। लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग में मत जोड़ देना इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, जितने भी आपके प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बैक्टीरियल सेल्स हैं, वायरस हैं, उनके अंदर क्या आता है आपका न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखो आगे इसमें यहाँ पे इस पैराग्राफ से लिखा गया है कि न्यूक्लिक एसिड सबसे पहले किसने ढूंढा था। अब देखो कोई भी चीज दुनिया में एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले उसे किसी ना किसी ने खोजा है। तो यहाँ पर ये क्या है, इन 1869 में क्या फ्रेडरिच माइजर ने आइसोलेट किया था न्यूक्लिन को अलग किया था पस सेल के अंदर से। ये पॉइंट याद रखना, ये आपका वेरी शॉर्ट में या फिर ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अब देखो इसमें फ्रेडरिच माइजर ने क्या किया था, पस सेल के अंदर, पस सेल के न्यूक्लियाई से, पस सेल के न्यूक्लियाई या कह सकते हो न्यूक्लियस या कह सकते हो सेंटर, इस तरह से ये पस सेल मान लिया मैंने और ये इसका न्यूक्लियस है, इससे न्यूक्लिन को अलग किया था। क्या किया था? इस न्यूक्लिन को अलग किया था। फ्रेडरिच माइजर ने सिर्फ इतना काम किया। ठीक है, अब आगे देखो,
अल्ब्रेट कोसल ने इस न्यूक्लिन को क्या किया, प्योरीफाई किया और इसको देखा कि ये हाईली एसिडिक कंपाउंड है। न्यूक्लिन जो है ये आपका हाईली एसिडिक कंपाउंड होता है और इसकी हाईली एसिडिक प्रॉपर्टी को देखते ही एल्बर्ट कोसेल ने इसका नेम न्यूक्लिक एसिड रखा। क्या रखा, न्यूक्लिक एसिड। देखो एसिडिक प्रॉपर्टी कंटेन करता है ये न्यूक्लिन, नाम क्या है, न्यूक्लिन। तो इन्होंने इसी से न्यूक्लिक और एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए एसिड, ये आपका न्यूक्लिक एसिड बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपका न्यूक्लिक एसिड दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डीएनए आरएनए, ये जानते हैं, ये भी बताएंगे आपको, इनके बारे में भी पढ़ाएंगे, कोई अभी इतनी जल्दबाजी नहीं है, पहले छोटी छोटी चीजें करके चलते हैं। बेस स्ट्रांग होगा तो आगे आप आसानी से चल सकते हो। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड हैव बीन हाइड्रोलाइज्ड इन डिफरेंट कंडीशंस एंड गिव अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट। जो आपका न्यूक्लिक एसिड होता है कुछ डिफरेंट कंडीशन के साथ हाइड्रोलाइज होता है और अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट देता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ आपकी वे रिएक्शंस लिखेंगे कि आपका न्यूक्लिक एसिड किसके साथ हाइड्रोलाइज होने पर कौन सा प्रोडक्ट देता है। फिलहाल आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। अब बेटा मैं आपको यहाँ से अगर आप इसे नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, वरना आप अगर इस इतने सारे को याद रख सकते हो तो याद रख लोगे तो बहुत अच्छी चीज है ये। तो इसमें ये आपके फायदे के लिखाती हूँ मैं। ठीक है, चलो अब इसे आप नोट डाउन कर लो, इससे आपके प्रॉपर्ली नोट्स भी बन जाएंगे ताकि आप बाद में भी आसानी से पढ़ सको। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। देखो बेटा, आई होप आपने वो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको यहाँ पे क्या बताऊंगी, न्यूक्लिक एसिड का कुछ अलग अलग कंडीशंस में हाइड्रोलिसिस करके दिखाऊंगी और वहां से अलग अलग टाइप के कंपाउंड बनेंगे हम यहाँ से। अब देखो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक्वस सॉल्यूशन लेंगे NH3 का। क्या लोगे, एक्वस सॉल्यूशन ले सकते हो NH3 का, और क्या ले सकते हो इसमें BaOH का ट्वाइस आप यहां से ले सकते हो। और ये जो रिएक्शन होंगी इनके लिए आपको पर्टिकुलर टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। जैसे ये वाली टेम्परेचर होती है, ये वाली रिएक्शन होती है आपकी 115 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। और जब आपका न्यूक्लिक एसिड एक्वस NH3 या फिर एक्वस सॉल्यूशन लेंगे आप BaOH के ट्वाइस के साथ और इसको गर्म करेंगे 115 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तब आपका यहाँ से क्या बनेगा, तब आपका यहां से बनेगा न्यूक्लियोटाइड। क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड। अब देखो ये जो आपकी यूनिट है ना, इसमें रिएक्शन नहीं है, रिएक्शन है कम है, लेकिन ये जो आपकी जो ये यूनिट है इसमें ज्यादातर आपको थ्योरी के बारे में ही पढ़ना है। जो जैसी आपकी केमिकल रिएक्शन होती थी ना, जैसे आप ग्लूकोज फ्रक्टोज में करते आए हो अब तक, तो ऐसी रिएक्शन नहीं है इसमें, बड़ी बड़ी जो खूब सारी रिएक्शंस करते थे हम। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया न्यूक्लियोटाइड। अगर आप न्यूक्लियोटाइड का फिर से हाइड्रोलिसिस करोगे, एक्वस सॉल्यूशन लोगे किसका, NH3 का, फिर से एक्वस सॉल्यूशन लोगे NH3 का और टेम्परेचर रखोगे अगर 75 डिग्री सेंटीग्रेड, तब आपको यहां से क्या मिलेंगी, दो चीजें मिलेंगी। एक तो आपको मिलेगा न्यूक्लियोसाइड और दूसरा आपको यहां से मिलेगा फॉस्फोरिक एसिड। क्या मिलेगा आपको यहां से, फॉस्फोरिक एसिड। लिखो यहां से क्या मिलेगा, एक तो आपको मिलेगा न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड, विजिबल है यहां से, हाँ, फॉस्फोरिक एसिड जो आपका क्या होता है H3PO4 होता है। ठीक है, ये हो गया इसकी दूसरी रिएक्शन। अगर आप यहां से इसमें मिलाओगे डाइल्यूटेड HCl, क्या मिलाना है इसके बाद आपको यहां से, डाइल्यूटेड HCl, तब आपका यहां से क्या बनेगा, तब आपका यहां से बनेगा प्योरिन, पिरामिडीन और आपके यहां से शुगर प्राप्त होगी। क्या बताया, डाइल्यूटेड HCl अगर आप इसमें मिलाओगे तो आपका क्या बनेगा, प्यूरिन बनेगा और पिरामिडीन और शुगर। लिखो प्यूरिन प्लस पिरामिडीन प्लस शुगर। क्लियर है, ये हो गई आपकी ये रिएक्शन। अगर वहीं पे आप इस न्यूक्लिक एसिड में क्या मिलाओ, वहीं पे अगर आप इसमें न्यूक्लिक एसिड में फॉर्मिक एसिड मिला दो वेपर फेज में,
वेपर फेज में यानी कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर वेपर फेज में क्या मिला दो, फॉर्मिक एसिड मिला दो। फॉर्मिक एसिड अगर आप यहां से मिलाओगे तब क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है HCOOH। ठीक है, तो यहां से आपका क्या बनेगा, यहां से आपका एक तो बनेगा प्यूरीन्स, एक क्या बनेगा पिरामिडीन, पिरामिडीन, एक आपका यहां से बनेगा फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, और एक आपका यहां से बनेगा शुगर। ठीक है, ये हो गई आपकी यहां से न्यूक्लिक एसिड को लेकर कुछ रिएक्शन। आप यहाँ पे क्या करोगे, इसे नोट डाउन करोगे बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका एक बार, या फिर वीडियो पॉज करके आप नोट कर लिया करो, ये ज्यादा सही रहता है। ठीक है, अब ये तो हो गई इतनी बात। ठीक है, अब इसमें आप देखकर क्या बता सकते हो कि आपका जो न्यूक्लिक एसिड है वो किन किन चीजों से कंसिस्ट होकर बना है। अब देखो न्यूक्लिक एसिड से ये चीजें बन रही है, तो इसका मतलब इन चीजों से क्या बनेगा, न्यूक्लिक एसिड बनेगा। सिंपल है ना बिल्कुल। तो यहां से आप देखकर बता सकते हो कि आपका जो न्यूक्लिक एसिड किन किन चीजों से बन रहा है। बेटा जो आपका प्यूरीन होता है ये आपका क्या होता है, प्यूरीन बेस होता है। ठीक है, ये बेस होता है। फॉस्फोरिक एसिड क्या है, एसिड है, और ये क्या है आपका शुगर है। तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हो कि जो आपका न्यूक्लिक एसिड है तीन चीजों से कंसिस्ट होकर बना है, शुगर और आपका एसिड और आपका बेस। ठीक है, तीन चीजों से मिलकर बना है, फॉस्फोरिक एसिड है और नाइट्रोजनस बेस है और शुगर है, इनसे आपका न्यूक्लिक एसिड कंसिस्ट होकर बना है। अब इन तीनों को लिखेंगे और इनके एग्जाम्पल कराएंगे आपको। ठीक है, इसे नोट कर लिया होगा आपने, अच्छी बात है। मैं इसको रफ कर रही हूँ। अब देखो बेटा, अब इसमें आगे क्या करेंगे हम, जिन चीजों से आपका न्यूक्लिक एसिड मिलकर बना है उनके बारे में बताएंगे। देखो न्यूक्लिक एसिड आर मेड अप ऑफ, वही अभी जो आपकी चीजें बताई थी, न्यूक्लियस, नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड। एक एक करके सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है इसका नंबर 1 पर शुगर। जो आपका न्यूक्लिक एसिड होता है इसमें पेंटोज शुगर प्रेजेंट होती है। पेंटोज शुगर कैसे, यानी कि आपके इसमें क्या होता है, 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए पेंटोज शुगर रखा है। अब इसमें क्या होता है, इसकी एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है, साइक्लिक स्ट्रक्चर, मतलब चारों तरफ से बंद होती है, ऐसे बिल्कुल साइक्लिक स्ट्रक्चर, बिल्कुल इस तरह से क्या होगी, चारों तरफ से बंद होगी, जिसमें आपके क्या होंगी, 5 मेंबर की एक रिंग प्रेजेंट होगी, यानी कि उसमें क्या होंगे, उसमें 5 कोने आपके प्रेजेंट होंगे। जैसे आपकी फ्यूरानॉस की स्ट्रक्चर बनवाकर दिखाई थी ना, बिल्कुल इसी तरह से आपकी किसकी, न्यूक्लिक एसिड के अंदर शुगर की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो यहाँ से एग्जाम्पल आप लेंगे राइबोज का। अब देखो इसमें क्या होगा, अब यहाँ पे अगर आप आरएनए के लिए स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहाँ से क्या होगी, राइबोज, और अगर आप डीएनए के लिए स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या होगी, डीऑक्सीराइबोज। अब देखो इन दोनों की स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होती है, सिर्फ एक जगह इसमें क्या होता है, अंतर होता है। वो अंतर क्या है, वो अंतर अभी इसमें आपको पता चलेगा। अब आपको क्या करना है, फ्यूरानॉस जैसी स्ट्रक्चर बनानी है। इसमें आपके क्या है, यहाँ पर आपका क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, यहाँ पर आपका क्या है, एक कार्बन प्रेजेंट होगा, ये देखो एक कार्बन, यहाँ पर आपका एक OH ग्रुप, यहाँ पर एक H ग्रुप। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पर एक कार्बन होगा, यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक साइड H, एक साइड OH। ठीक है, और ठीक इसी तरह से यहाँ पर एक कार्बन है, एक साइड H, एक साइड आपका OH प्रेजेंट है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर जो कार्बन है इसमें क्या प्रेजेंट होंगे, इस एक साइड आपका CH2OH होता है, CH2OH, और एक साइड आपका क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ से H प्रेजेंट होता है। ये तो बन गया आपका यहाँ से राइबोज, ये क्या बन गया, राइबोज। ठीक है, और वहीं अगर हम क्या बनाए, डीऑक्सीराइबोज, तो डीऑक्सीराइबोज में क्या होगा, इसकी स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम होगी। अब देखो मैं आपको यहाँ पे कार्बन बता दी हूँ, नंबर 1 वाला ये है, नंबर 2, नंबर 3 ये आपका, नंबर 4 वाला कार्बन है, ये आपका नंबर 5 वाला कार्बन है। अब देखो जो सेकंड कार्बन होगा ना, सेकंड कार्बन के पास जो OH है, इसकी वजह से क्या होगी, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज दोनों की स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, डिफरेंस दिख जाएगा। यहाँ पर आपका ऑक्सीजन है,
इसी तरह से आपका C के साथ OH जुड़ा हुआ है और यहां पर आपका क्या होगा, यहां से C, ये एक साइड H, यहां पर भी आपका H प्रेजेंट होगा। अरे ये कैसी स्ट्रक्चर बन रही है भाई, थोड़ी सी सुंदर सुंदर स्ट्रक्चर बनाते हैं, अच्छे से ड्रॉ करते हैं। ये ऑक्सीजन, ये आपका यहां से कार्बन, ये OH, ये H, यहां पर आपका कार्बन, एक साइड H, दूसरी साइड H, यहां पर भी आपका क्या प्रेजेंट होगा, कार्बन प्रेजेंट होगा। इसमें एक साइड H, दूसरी साइड इसमें भी OH होगा, सिर्फ यहां पर चेंज होगा, यहां पर दोनों साइड क्या होंगे, H प्रेजेंट होंगे। और ठीक इसी तरह से यहां पर क्या होगा, CH2OH ग्रुप, CH2OH ग्रुप, और यहां पर आपका H ग्रुप। ठीक है, ये हो गया आपका डीऑक्सीराइबोज, क्लियर है। ये हो गया यहाँ से आपका डीएनए के लिए और आरएनए के लिए। हो गया शुगर वाला टॉपिक, मतलब शुगर वाला की ऐसी शुगर की स्ट्रक्चर किसमें होती है, न्यूक्लिक एसिड में होती है। इन सबको मिलाकर आपको यहाँ से न्यूक्लिक एसिड बनाकर भी दिखाएंगे हम, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ हवा में करा रहे हैं, सारी चीजें कराएंगे। बेटा ये H है, ठीक है, नोट डाउन करो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। देखो बेटा नेक्स्ट है इसमें फॉस्फोरिक एसिड। आई होप आपने वो शुगर वाला नोट डाउन कर लिया होगा, आपको समझ भी आ रहा होगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी चीजें हैं इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। जो आपका फॉस्फोरिक एसिड होता है ये आपके न्यूक्लिक एसिड के एसिडिक नेचर दिखाने का रीजन होता है। जो आपका न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड के अंदर फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा होता है, जो आपका क्या होता है, जो एसिडिक होने की वजह से ये इसमें क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है ये। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, H3PO4 होता है आपका फॉस्फोरिक एसिड। बनाओगे किस तरह से, T आपका क्या होता है, सेंटर पर प्रेजेंट होता है, 3 साइड आपका OH होता है और एक साइड आपका O होता है। ये होता है आपका फॉस्फोरिक एसिड, क्लियर है। ये हो गया यहाँ से सेकंड वाला पार्ट। अब इसमें थर्ड है नाइट्रोजनस बेस वाला। नाइट्रोजनस बेस जो है आपका यहाँ से उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे बेटा। वो आपका 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 2 पार्ट कौन कौन से है और किस तरह से करेंगे उनके बारे में बताएंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। देखिए अब इसमें बेटा आ गए, ये है इसका नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस जो होता है इसमें 2 टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लिक एसिड के अंदर। अभी जब हमने रिएक्शन की थी तो इसमें क्या बनाया था, लास्ट में प्यूरीन और पिरामिडीन बनाया था, फॉस्फोरिक एसिड बनाया था, शुगर बनाया था। जब हमने फॉर्मिक एसिड मिलाया था बहुत ज्यादा हीट करने पर, यानी कि वेपर फेज तक टेम्परेचर लेके जाने पर जब बनाया था, तब इसमें देखा था। अब देखो जो आपका नाइट्रोजनस बेस में पहला क्या था, प्यूरीन जो आपका बेस था। दो जो इसमें नाइट्रोजनस बेस होते हैं इनमें फ्यूज्ड रिंग प्रेजेंट होती है। फ्यूज्ड रिंग किस तरह से, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ये आपका प्यूरीन का एग्जांपल है, ये एडेनिन है, ये ग्वानिन है। अब इन तीनों की स्ट्रक्चर आप क्या कर लो, बिल्कुल याद कर लो, इनके नेम याद कर लो, क्योंकि ये आपको आगे जाकर काम आने वाली है। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, ये प्यूरीन की फ्यूज रिंग है जिसमें आपके कितने 1 2 3 4 एन आपके यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अगर यहाँ पर आप नंबर्स डालना चाहोगे तो कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करोगे, 1 2, ये आपका 3 बनेगा, फिर ये आपका 4 बनेगा। अब आप क्या करोगे, 5 ये बना दोगे। 5 ये नहीं बनेगा, यहाँ पर आपको पहले एक रिंग कंप्लीट करनी होगी, 5 6 और फिर इस तरह से यहाँ पर 7, ये आपका 8 और फिर ये आपका 9 बनेगा। इसी तरह से काउंटिंग इनमें होगी। पहले आपको क्या करना होगा, एक रिंग कंप्लीट करनी है, फिर दूसरे पर जाना होगा। ठीक है, ये आपका प्यूरीन है, ये आपका एडेनिन है, ये ग्वानिन है। तो यहाँ से क्या होगा, प्यूरीन्स हो गए। अब यहाँ पर दूसरा क्या पढ़ा था, एक पिरामिडीन पढ़ा था ना। प्यूरीन और पिरामिडीन दोनों आपके नाइट्रोजनस बेस में आते हैं। अब आपने प्यूरीन पढ़ लिया, आप पिरामिडीन के बारे में बताएंगे आपको। पहले आप क्या कर लेंगे बेटा, इसको नोट करेंगे आप। ठीक है, और मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो आपके ये जो प्यूरीन होता है ये आपका डीएनए और आरएनए दोनों के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये बात समझ रहे हो कि दे आर फाउंड इन बोथ डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, ये आपका यहाँ से वेरी शॉर्ट या वो भी बन सकता है, क्या कहते हैं उसको, ऑब्जेक्टिव, कि आपका
जो प्यूरीन होता है किस में पाया जाता है, डीएनए में, आरएनए में, बोथ में, या किसी में से भी, ठीक है। इस तरह से आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। छोटी छोटी चीज है बेटा आपके, अगर आपके ऑब्जेक्टिव भी होना है तो भी आपको पढ़ना तो सारा ही है, देखो ऑब्जेक्टिव भी होते हैं तो पूरी चीज आप प्रिपेयर ऐसे करके चलो ना कि अगर आपका कहीं से भी छोटा सा पॉइंट भी छूट जाए, कि कहीं भी पूछ लिया जाए कि छोटा से छोटा पॉइंट कि इसका आंसर बताइए, 4 ऑप्शन दे दिया जाए तो आप कर सको आसानी से, ठीक है। सारा प्रिपेयर करके चलो, आप नोट कर लो पहले से। देखो बेटा इसमें आपका ये थर्ड है, जो है आपका ये पिरामिडीन, थर्ड है नाइट्रोजनस बेस का सेकंड पार्ट पिरामिडीन। बेटा ये पिरामिडीन में क्या होती है, पिरामिडीन में भी एक रिंग होती है और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करती है। इसमें सिर्फ एक ही रिंग प्रेजेंट होती है, आपके प्यूरीन की तरह 2 रिंग एक साथ जुड़ी हुई नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, आपका थायमीन है और ये आपका यूरेसिल है और ये साइटोसिन है। अगर मैं ये बताऊं कि इनमें कौन कौन सा डीएनए में, कौन कौन सा आरएनए में प्रेजेंट होता है, तो ये लिख लीजिए इसमें, ये जो आपका थायमीन होता है ये सिर्फ आपका डीएनए में प्रेजेंट होता है, सिर्फ डीएनए में। यूरेसिल आपका सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होता है और आपका साइटोसिन जो होता है ये आपका डीएनए और आरएनए दोनों के अंदर पाया जाता है, ठीक है। ये हो जाता है आपका यहाँ से कि किन किन चीजों से मिलकर आपका यहाँ से ये न्यूक्लिक एसिड बना हुआ है। अब इसके बाद आपके 2 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले आप क्या कर लीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए। ये आपका थर्ड पार्ट है नाइट्रोजनस बेस, वीडियो पॉज करके नोट भी कर सकते हैं आप। देखिए बेटा इसमें 2 चीज और है इसमें, जो आपके इसमें हमने जब हम रिएक्शन कर रहे थे न्यूक्लिक एसिड का हाइड्रोलिसिस कर रहे थे अलग अलग कंडीशन में, तो हमने इसमें न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड भी बनाए थे। अब ये न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड क्या है, अब देखो, और ये किन चीजों से मिलकर बने हैं, तो देखो मैं आपको बता देती हूँ। जो आपका न्यूक्लियोसाइड होता है, जो ये आपका नाइट्रोजीनियस बेस के साथ शुगर मिलाकर आपका बनता है। कैसे बनता है, नाइट्रोजनस बेस के साथ क्या मिलाओगे, शुगर मिलाओगे, तब जाकर आपका यहाँ से क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड बनेगा। और अगर हम बात करें न्यूक्लियोटाइड, दोनों के बीच में क्या बता रही हूँ मैं, डिफरेंस बता रही हूँ। और अगर हम क्या करेंगे, न्यूक्लियोटाइड की बात करें, तो न्यूक्लियोटाइड के साथ नाइट्रोजीनियस बेस प्लस शुगर और प्लस फॉस्फोरिक एसिड न्यूक्लियोटाइड मिलाकर बना, ये सब मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। दोनों के 2 पार्ट्स है, जैसे आपका शुगर है उसके इसमें क्या था, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज न्यूक्लिक एसिड था, तो उनके बेसिस पर न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड दोनों को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले क्या कर लेते हैं, न्यूक्लियोसाइड के बारे में लिख लेते हैं। लिख लीजिए आप इसमें, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, it is a combination of nitrogenous base, जो आपके क्या थे, प्योरीन और पिरामिडीन। नाइट्रोजीनियस बेस ब्रैकेट में लिख लो अगर लिखना चाहो तो, प्योरीन और पिरामिडीन। क्या लिखोगे, प्योरीन कोमा पिरामिडीन, प्यूरीन कोमा पिरामिडीन। किस किस से कंबाइन होकर बनता है, नाइट्रोजनस बेस एंड शुगर, इनसे क्या होता है, इनसे मिलकर बना होता है। अब इसमें क्या है, इनको भी 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। 2 टाइप्स में किसके बेसिस पर हमने इसको बांटा है बेटा, शुगर के बेसिस पर बांटा है। शुगर में आपने पढ़ा होगा, अभी बताया था, डीऑक्सीराइबोज और आपका राइबोज 2 स्ट्रक्चर लिखवाई थी आपको, तो उनके बेसिस पर इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। लिख लीजिए इसमें पहला जो आप लिखना चाहोगे, राइबोन्यूक्लिक एसिड या राइबोन्यूक्लियोसाइड। राइबो फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, राइबोन्यूक्लियोसाइड, राइबोन्यूक्लियोसाइड, राइबोन्यूक्लियोसाइड। ये आपका किससे बनता है, दे आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ, या इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस बेस, कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस बेस एंड शुगर में कौन सी शुगर आएगी, राइबोन्यूक्लिक एसिड के लिए कौन सी शुगर आएगी, राइबोज शुगर आएगी, एंड राइबोज शुगर, ठीक है। एग्जाम्पल, कौन से एग्जाम्पल आ जाएंगे इसमें,
कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, जैसे अभी मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, एडेनिन, एडेनिन प्लस कौन मिलाओगे, राइबोन्यूक्लिक एसिड मिलाओगे प्लस राइबोज, तो क्या बनेगा यहां से आपका बनेगा एडेनोसिन, लिखिए एडेनोसिन, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। और क्या लिख सकते हो, ग्वानिन प्लस राइबोज मिलाओगे तो यहां से क्या बनेगा यहाँ से आपका बनेगा ग्वानोसिन, जैसे आपका यहाँ से बना है एडेनोसिन, वहां से आपका बनेगा ग्वानोसिन। इस तरह से इसका सेकंड पार्ट है, पहले से नोट करिए, सेकंड पार्ट लिखिए, अब इसका नोट डाउन कर लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। अब देखो यहाँ से सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूं, इसी में बता रही हूँ बेटा मैं आपको, सेकंड पार्ट है आपका डी ऑक्सी राइबोज, क्या बनेगा आपका डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड सेकंड पार्ट, ये आपका कॉम्बिनेशन से बनता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजिनस बेस एंड डी ऑक्सी राइबोज शुगर से मिलकर बनता है, डी ऑक्सी राइबोज शुगर से बनता है, डी ऑक्सी राइबोज शुगर से बनता है, राइबोज शुगर से आपका ये मिलकर बनता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके एग्जांपल में क्या लिखेंगे, डी ऑक्सी राइबोज आपको यहाँ से जोड़ना है, जैसे आपने राइबोज जोड़ा, और अगर आप डीएनए के लिए करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी ऑक्सी राइबोज शुगर आ जाएगा। तो करिए इसमें ऐड, एडेनिन में क्या ऐड करोगे, डी ऑक्सी राइबो ऐड करोगे, डी ऑक्सी राइबोज ऐड करोगे तो यहां से आपका क्या बन जाएगा, डी ऑक्सी एडेनोनिन बन जाएगा, यहां से क्या बन जाएगा, एडेनोसिन बन जाएगा, डी ऑक्सी एडेनोसिन, बस उसमें आगे क्या जुड़ जाएगा, डी ऑक्सी जुड़ जाएगा, डी ऑक्सी एडेनोसिन, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप ग्वानिन मिलाओगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, डी ऑक्सी ग्वानोसिन बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका, यहाँ से कौन सा पार्ट होगा, न्यूक्लियोसाइड कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद है न्यूक्लियोटाइड, किसके बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में पढ़ेंगे, पहले से नोट डाउन करिए आप। देखो बेटा इसमें सेकंड जो है इसमें न्यूक्लियोटाइड, अभी आपने न्यूक्लियोसाइड के बारे में पढ़ा, अब मैं आपको बताने वाली हूँ न्यूक्लियोटाइड के बारे में। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, ये आपका जो होता है कॉम्बिनेशन होता है नाइट्रोजिनस बेस, जिसमें आपका प्योरिन और पैरामिडीन, वही चीज है बिल्कुल सेम यही है, और शुगर के कॉम्बिनेशन, और इसमें साथ के साथ आ जाता है एसिड भी, कौन सा एसिड, फॉस्फोरिक एसिड आ जाता है। जैसे आपका न्यूक्लियोसाइड में क्या था, नाइट्रोजिनस बेस था और आपका शुगर था, और इसमें क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या आ जाएगा, एसिड आ जाएगा। एसिड जब आ जाएगा यहाँ से, और इसके बाद क्या कर सकते हो आप, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, वही आप शुगर के बेसिस पर इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। कौन कौन से के लिए, एक राइबो न्यूक्लियोटाइड के लिए और एक डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड के लिए कर सकते हो बिल्कुल आसानी से। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ राइबो न्यूक्लियोसाइड, ध्यान से देखना, साइड और टाइड में गलती मत कर देना, कभी टाइड आपको साइड कर दे, ठीक है। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ राइबोन्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फोरिक एसिड। राइबोन्यूक्लियोसाइड आपका किससे बना था, आपका नाइट्रोजिनस बेस से बना था, और आपका राइबो शुगर से बना था, और इसमें भी यही है, नाइट्रोजिनस बेस कॉमन है और शुगर कौन सी लेनी है, राइबो शुगर लेनी है, वो मिलकर क्या बनाते थे, अरे ऐसे ही लिख लो, चलो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बस, नाइट्रोजिनस बेस और क्या आ जाएगा, यहां से कौन सी शुगर आ जाएगी, राइबो शुगर आ जाएगी, राइबो शुगर आ जाएगी यहां से। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो, वही एडेनिन वाला एग्जाम्पल ले लो, एडेनिन क्या मिलाओगे इसमें, एडेनिन क्या है आपका, नाइट्रोजिनस बेस है, कौन मिलाओगे इसमें, राइबो शुगर मिलाओगे, मिलाओ इसमें राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड मिलाओ, राइबो न्यूक्लिक एसिड, या क्या मिलाओगे इसमें, राइबोज मिलाओगे, क्या ऐड होगी इसमें, राइबोज, राइबोज, और क्या मिलाना है आपको इसमें, शुगर हो गई, और इसमें एक आ गया आपका फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड जब इसमें आप मिला दोगे तो आपका यहां से क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा एडेनाइलिक एसिड, एडेनाइलिक एसिड। और वहीं अगर आप इसमें क्या ले लोगे, ग्वानिन ले लोगे, तो ये क्या बन
जाएगा ग्वेनाइलिक एसिड, ग्वेनाइलिक एसिड। ठीक है, अब यहां से देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, राइबो न्यूक्लियोसाइड क्यों लिखा था, एडेनिन और राइबोज मिलकर क्या बनाते हैं, राइबो न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, इसीलिए आपका यहाँ से वहां पर आपका नाइट्रोजनस बेस और राइबो शुगर की जगह पर हमने राइबो न्यूक्लियोसाइड लिख दिया था। ठीक है, ये हो गया इसका फर्स्ट वाला पार्ट। अब इसमें सेकेंड वाला पार्ट क्या है उसके बारे में बताते हैं आपको। देखिए इसमें स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप इसका, आगे देखो आगे क्या है इसमें, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। ये आपका जो होता है इसमें भी नाइट्रोजनस बेस होगा, फॉस्फोरिक एसिड होगा, बस यहाँ पर आपका क्या जुड़ जाएगा, डीऑक्सीराइबो शुगर आपका यहाँ से आकर जुड़ जाएगा, यहाँ पर आपका क्या जुड़ जाएगा, डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज आपका यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। तो यहाँ से डीऑक्सीराइबोज, एडेनिन और फॉस्फोरिक एसिड जब आपके मिल जाएंगे तो यहाँ से क्या बन जाएंगे, यहाँ से आपका बन जाएगा डीऑक्सी एडेनाइलिक एसिड। क्या बन जाएगा, डीऑक्सी एडेनाइलिक एसिड, डीऑक्सी एडेनाइलिक एसिड। ठीक है, ये हो गए दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए। आपका न्यूक्लियोसाइड भी हो गया और न्यूक्लियोटाइड भी हो गया। इसे आप पहले नोट डाउन करिए, वीडियो पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और नोट भी कर सकते हो। अब देखो इसमें आगे आपके न्यूक्लियोटाइड के फंक्शंस के बारे में भी दिया गया है, फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड के फंक्शन के बारे में दिया गया है। मैं आपको लिखा देती हूँ कि ये जो आपका इसमें क्या है, ये आपका एक केमिकल एनर्जी में कैरियर का भी यूज करते हैं, केमिकल एनर्जी में कैरियर की तरह भी यूज किए जाते हैं, यूज करते नहीं यूज किए जाते हैं। यहाँ पे लिख सकते हो एज कैरियर ऑफ केमिकल एनर्जी, एज कैरियर ऑफ केमिकल एनर्जी, एज कैरियर ऑफ केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी में कैरियर का भी यूज कर सकते हैं, यूज हो सकते हैं ये। और न्यूक्लियोटाइड का दूसरा फंक्शन क्या है, यहाँ से ये आपके एंजाइम फैक्टर के कंपोनेंट की तरह भी यूज किए जा सकते हैं, एज कंपोनेंट्स ऑफ एंजाइम फैक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ एंजाइम फैक्टर, एंजाइम फैक्टर, कंपोनेंट ऑफ एंजाइम फैक्टर। ठीक है, तीसरा जो आपका इसका यहाँ से फंक्शन है वो ये है कि ये केमिकल मैसेंजर की तरह भी यूज किए जाते हैं, एज केमिकल मैसेंजर, केमिकल मैसेंजर। जैसे आपका क्या होता है मैसेंजर फेसबुक के लिए होता है, इस तरह से ये क्या होता है केमिकल मैसेंजर की तरह भी न्यूक्लियोटाइड आपके यूज किए जाते हैं। यहाँ पे आपका टॉपिक जो आपका ये है न्यूक्लिक एसिड है, ये हो गया। यहाँ से न्यूक्लिक एसिड पता चल गया होगा आपको क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड पता चल गया क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड पता चल गया क्या होता है। अब यहाँ से आगे हम क्या करेंगे, ये टॉपिक हो गए हैं यहाँ पर कंप्लीट। आगे हम इसमें बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस के बारे में कि न्यूक्लिक एसिड इन सब चीजों से कैसे बनाया जाता है। कुल मिलाकर अगर मैं ये कहूँ तो मैंने आज आपका बेस तैयार कराया, कल हम क्या करेंगे बेस के ऊपर थोड़ी सी दीवारें बनाना स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है क्लास से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India, ये इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करिए, सर्च करिए फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको चैनल मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आपका जो सिंथेसिस है न्यूक्लिक एसिड का वो करेंगे हम हमारे नेक्स्ट टाइम पर। आज करेंगे बस इतना ही, तो आप यहाँ से करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।